हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आधुनिक युग के निर्माण में श्रमिकों का अहम योगदान है। हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों व उनके आश्रितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पलवल के गांव दुधौला में भी श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बनाया गया है, जिसके माध्यम से श्रमिकों को उनके कार्यों में निपुण किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश को नवनिर्माण की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध बनाए रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को हुनर निखारने का मौका दिया जाएगा। विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को 3 लाख रुपए तक का बिना गारंटी ऋण दिया जाएगा और 15,000 रुपए तक की टूल किट प्रदान की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारा देश आर्थिक और औद्योगिक विकास में दूसरे विकसित देशों की तरह तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विश्व की 3 बड़ी महाशक्तियों में शुमार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में 25% श्रमिक संगठित हैं, जबकि 75% श्रमिक असंगठित हैं। सरकार उनके हित में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने श्रमिकों की भलाई के लिए 2 बोर्ड गठित किए और पिछले 9 वर्षों में 2181 करोड़ रुपए का श्रमिकों को लाभ पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने के लिए 50,000 का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए दी जाने वाली 3,000 रुपए की राशि बढ़ाकर 5,000 रुपए की गई है। महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन खरीदने के लिए दी जाने वाली 3,500 रुपए की राशि बढ़ाकर 4,500 रुपए की गई है। औद्योगिक श्रमिकों के बच्चों को 5,000 रुपए से 16,000 रुपए तक दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए से 21,000 रुपए की गई है। क्रॉनिक बीमारी से ग्रसित श्रमिकों को आहार हेतु 2,000 रुपए मासिक दिए जाएंगे। श्रमिकों के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत व यमुनानगर जिलों में 500 श्रमिक आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। नवीनतम बीमाकृत संख्या अनुसार जिला गुरुग्राम में हरसारू, कादीपुर, वजीराबाद तथा फतेहाबाद में डिस्पेंसरी स्थापित की जाएगी। राज्य की सभी डिस्पेंसरियों में ईसीजी सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि जिनके नाम से हमको प्रेरणा मिलती है, भगवान विश्वकर्मा जी, उनका आज जयंती का दिन है और आज ही के दिन को इस देश में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इस रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। एक महत्वपूर्ण जो विषय आज के दिन हम श्रमिकों के लिए, तो विश्वकर्मा दिवस जयंती का ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन कम महत्व की बात ये नहीं है कि उनकी प्रेरणा से ही देश को एक नवनिर्माण की दृष्टि से आगे बढ़ाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी आज 17 सितंबर को ही जन्मदिन होता है। मैं उस उनके जन्मदिन पर भी आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लंबी आयु प्राप्त हो और जैसे देश की सेवा एक प्रधान सेवक के नाते वो कर रहे हैं, इसी प्रकार से लंबे समय तक उनकी सेवा संप्राप्त करते रहें और वो देश की सेवा करते रहें। मैं प्रभु से आप सबकी ओर से ये प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, ये समारोह आज एक ऐसे स्थान पर किया जा रहा है जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से, जिनका हमने नाम रखा है। भगवान विश्वकर्मा जी जैसे दुनिया के सबसे बड़े शिल्पकार, एक कारीगर के रूप में, एक कलाकार के रूप में, जैसे उनका स्थान, उन्हीं के नाम से ये जो कौशल विश्वविद्यालय हमने स्थापना की है गांव दुधौला में, इस परिसर में आपका ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के विश्वविद्यालय को भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं।
इस कौशल विश्वविद्यालय के हमारे प्रथम कुलपति श्री राज निर्भीक जी लगातार कड़ी मेहनत करते हुए, इनको 6 साल हो गए हैं इस विश्वविद्यालय के एक प्रकार से तरक्की के लिए, इसके निर्माण के लिए लगातार लगे हैं। और मैं एक बधाई राज निर्भीक जी वाइस चांसलर उनको भी देना चाहता हूं कि इन्होंने 6 साल यहां रहते रहते विश्वविद्यालय का निर्माण तो ये कर ही रहे हैं, अपने जीवन को भी बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। और इन्होंने हरियाणा के विषयों पर इन 6 सालों में अपनी पीएचडी भी प्राप्त की है। उस पीएचडी प्राप्त करने पर मैं इनको राज नेहरू की जगह डॉक्टर राज नेहरू इस नाते से संबोधित करता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई राज नेहरू जी। मित्रों, भाइयों बहनों, जैसा मैंने कहा, श्रमेव जयते, श्रम की विजय हो। आखिर हमने क्यों ऐसा कहा है? हम ऐसा मानते हैं कि आदिकाल में जब मनुष्य एक प्रकार से जंगल में रहता था, 2 पैरों का जानवर मात्र होता था, उस युग को आखेट युग ऐसा कहा जाता है जब कोई संस्कृति सभ्यता नाम की चीजें नहीं होती थी। धीरे धीरे जब विकसित सृष्टि संसार ये बनना शुरू हुआ, उस समय विश्वकर्मा जी की भूमिका शुरू हुई। सबसे पहले विश्वकर्मा जी के समय, चाहे वो मिट्टी के कारण से, चाहे वो लकड़ी के कारण से, जो निर्माण का काम शुरू किया और जो मनुष्य की तकलीफ है, उनकी कठिनाई उस समय के युग में ध्यान में आई, अपने आप को कठिनाई में महसूस करके, और हम सब लोगों के एक प्रकार से अच्छे जीवन को जीने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये कारीगर नाम से जो सिस्टम शुरू हुआ, ये सारी चीजें हमारी बननी शुरू हुई। और इसके बनने का श्रेय सीधा आपको जाता है। आज भी हम कितने ही काम में लगे हैं, कोई मजदूरी करता होगा, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता होगा, कोई कहीं ना कहीं कुशल श्रमिक के नाते होगा, कोई अर्ध कुशल श्रमिक के नाते होगा, कोई हथौड़ा पीटता होगा, कोई मिट्टी खोदता होगा, और कोई चिनाई करता होगा, कोई बार बाइंडिंग करता होगा, कोई टाइलिंग लगाता होगा, कोई मशीन पर काम करने के लिए लेथ पर काम कर रहा है। हर प्रकार के काम करते हैं। हम जो चारों तरफ अपने यहां देख रहे हैं, चाहे वो ये शेड हो, चाहे ये लाइटें हो, चाहे मेरा माइक हो, चाहे आपके हाथ में मोबाइल हो, चाहे आपके पैर में जूती हो, हर चीज श्रमिक की मेहनत के बिना बन नहीं सकता है। एक प्रकार से आज का जो आधुनिक विकास है, इसके मूल, जिसको कहना चाहिए जड़ में, अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है, वो हमारे श्रमिक भाइयों का है। हमने हरियाणा में बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, और योजनाओं के माध्यम से हमारा जो श्रमिक है, इस श्रमिक को किस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए अवसर मिले। उसमें सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा कि हुनर सिखाने के लिए जो हमारा कौशल है, वो कैसे हुनर के नाते से निखरे, कैसे कुशल बने, तो उसके लिए हरियाणा में एकमात्र ये जो विश्वविद्यालय हमने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बनाया है, ये श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, इसके माध्यम से हजारों युवक, अभी तो इसका प्रारंभ है, हजारों युवक हर साल कौशल लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये एक सबब सबसे पहला इस काम के अंदर हमने आगे किया है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कहा था, बहुत से जीवन के अंदर चीजों का व्याख्या होती है, उन्होंने श्रम की व्याख्या की थी कि वास्तव में श्रम ही जीवन है। अगर कोई आदमी श्रम करना छोड़ देगा, आलसी हो जाएगा, तो उसके जीवन के अंदर कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती है। हम हर प्रकार के श्रम करके आगे बढ़ते हैं, और जिसके कारण से न केवल हमारा अपना भला व्यक्तिगत होता है, हम परिवार तो पालते ही हैं, लेकिन परिवार पालने के साथ साथ हम प्रदेश और देश, इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, इसके नाते हमारा जो योगदान है। हम जानते हैं कि देश अपना आजाद हुआ था सन 1947 में। देश के प्रधानमंत्री जी ने कल्पना रखी है कि आजादी के जब 100 साल हो जाएंगे 2047 तक, ये भारत देश दुनिया की एक ताकत बनकर के उभरेगा। आज दुनिया में हम 5वें स्थान पर हैं दुनिया में, लेकिन 47 आते आते, अर्थात अगला ये जो 25 साल का कार्यकाल जो पिछले साल 2022 में उन्होंने घोषणा की थी कि 25 साल का कार्यकाल ये हमारा अमृत काल रहेगा।
और ये अमृत काल प्रारंभ हो चुका है। इस अमृत काल के प्रारंभ होने में हम एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते 2047 के अंदर यह देश दुनिया की ताकतों में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, तीसरे स्थान पर दुनिया की एक बड़ी ताकत ये बनने वाला है। हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, एक एक बात, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी औद्योगिक विकास, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये पिछले 8-9 सालों में हमने देखा होगा कि आज दुनिया के जो विकसित देश हैं उस गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे इन श्रमिक भाइयों का है। श्रमिक भाई 2 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं, एक संगठित क्षेत्र के श्रमिक बंधु और एक असंगठित। हरियाणा में 25% श्रमिक तो संगठित क्षेत्र में हैं, जिनकी यूनियंस भी होती हैं, जो अपनी आवाज इन यूनियंस के माध्यम से अपने जो एम्प्लॉयर है, जो हमारा उद्योगपति है, उस तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन 75% असंगठित जो हमारा श्रमिक है, जो कहीं छोटे बड़े काम करता है, उसकी कोई यूनियन भी नहीं होती है। हमारी चिंता ये भी है कि उनके हित में, उनके हक में ये हम लगातार काम करते रहें। इसके नाते से हमने 2 श्रम कल्याण बोर्ड बनाए हैं, एक लेबर वेलफेयर बोर्ड है और एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है। तो इस प्रकार के दोनों बोर्ड्स हमारे जो काम करते हैं उस काम में बहुत सी सुविधाएं हमको मिलती हैं। जो सुविधाएं मिलती हैं उसका बहुत उल्लेख सब लोग करते हैं। आज भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन श्रमिकों के कल्याण के बोर्ड के माध्यम से कुछ नई योजनाएं भी मेरे मन में हैं। उन योजनाओं की मैं आपके सामने रखूंगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। पिछले 9 वर्षों में हमने श्रमिकों के लिए कुल मिलाकर 2181 करोड़ रुपए का खर्च इन 2 बोर्ड्स के माध्यम से किया है। और अभी आज मैं उसमें कुछ और नई चीजें जोड़ रहा हूं। जैसे आपने देखा, अभी श्रमिकों के परिवार में जो बेटियां हैं, जो कॉलेज में पढ़ती हैं, इनको स्कूटी देने के लिए और हमने एक प्रावधान किया है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी, ये हर एक बेटी जो कॉलेज में पढ़ती है, श्रमिकों की बेटी, वो उसको एक जो स्कूटी है उस देने का स्थायी प्रावधान हमने किया है। जो भी बेटियां पढ़ती हैं उसके लिए हम हकदार हो गए हैं एक स्कूटी प्राप्त करने के। और स्कूटी के बदले में शायद हमने पैसा तय किया है कि 50,000 रुपया हर एक श्रमिक को, एक बेटी के लिए, कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी के लिए वो आपको मिलेगा। इसी प्रकार हमारे जो श्रमिक साइकिल खरीद करके इस योजना का लाभ उठाते थे, उसमें 3,000 रुपया पहले मिलता था और अब से आगे जो दिया जाएगा साइकिल के लिए, वो 3,000 की बजाय 5,000 रुपया राशि उस साइकिल के लिए दिया जाएगा। योजना अच्छी लगी कि नहीं? इसी प्रकार हमारे श्रमिक, जो महिला श्रमिक हैं, सिलाई मशीन खरीदने के लिए उनको एक अनुदान पहले मिलता है, वो मिलता है 3500 रुपया। उसको बढ़ा करके भी 4500 रुपया कर दिया गया है, ताकि 1,000 रुपये की राशि उसमें बढ़ करके उनको मिले। जो औद्योगिक श्रमिक हैं, उनके बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं। स्कूल कॉलेज में जाने के लिए उनकी जो छात्रवृत्ति मिलती है, एक समय था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक कार्यक्रम देश में चला। हमारे प्रदेश ने बहुत उल्लेखनीय प्रगति की, लेकिन बेटियों को बेटों से प्राथमिकता मिलती रही है। आज भी ऐसा नहीं कि वो छोड़ दी जाएगी, लेकिन फिर भी लगता है जो विद्यार्थी हैं शायद उसमें हम अंतर करना छोड़ दें। अभी जो पहले छात्रों को जितना पैसा मिलता था, उससे 1.5 गुना बेटियों को मिलता रहा है। अब हम छात्र जो बेटे हैं उनको भी बेटियों से कम नहीं देंगे, जो कमी है उसको हम पूरा कर देंगे, उसमें वृद्धि भी कर रहे हैं। उसमें जो 4-5 आइटम है मैं आपको बताता हूं। ITI डिप्लोमा के जो प्रत्येक 1 वर्ष के लिए जो पहले 6,000 और 8,500 मिलता था, अब वो भी बढ़ा करके उसको 10,000 रुपया किया है। तो इनको भी 10,000 रुपया ITI के छात्रों को भी मिलेगा। 11वीं और 12वीं पहले 5,500 और 7,750 ये राशि मिलती थी, अब ये मिला करके 12,000 रुपया वार्षिक, छात्र हो छात्रा हो सबको 12,000 रुपया वार्षिक ये मिलेगा। ऐसे ही सभी प्रकार के स्नातक डिग्री, इसमें जो पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं, जिनको पहले 6,000 और
8,500 रुपया मिलता था, इनको 8,500 के बजाय इनको 15,000 रुपया वार्षिक, जो हमारे डिग्री स्नातक बीए करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको 15,000 रुपया वार्षिक ये दिया जाएगा। एएनएम, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, इन सबको भी पहले 7 और 10,000 रुपया था, इनको 15,000 रुपया वार्षिक ये सब दिया जाएगा। सभी प्रकार के इंजीनियरिंग डिग्री, बी फार्मेसी 8,000 और 11,500 मिलता था, इनको बढ़ा करके 20,000 रुपया वार्षिक ये कर दिया गया है। ऐसे ही सभी प्रकार की स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग, इनके लिए भी 20,000 रुपया वार्षिक कर दिया गया है। सभी प्रकार के मेडिकल डिग्री, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, इनके लिए 21,000 रुपया वार्षिक ये सब कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इन सब की छात्रवृत्ति में पर्याप्त जो बढ़ावा है वो हमने किया है। श्रमिकों की कई बार क्रोनिक बीमारियां, ये जो बीमारियां होती हैं, जानलेवा भी कई बार बीमारियां होती हैं, लेकिन इसमें उनके इलाज का तो सारा खर्च ईएसआई से हम लोग क्योंकि रजिस्टर्ड हैं वो सब मिलता ही है, लेकिन उनको कई बार एक अच्छी डाइट की आवश्यकता होती है। तो उस डाइट के लिए, स्वास्थ्यप्रद खानपान के लिए अपनी जो सैलरी है उसके अलावा 2,000 रुपया महीना उसके केवल खानपान के लिए इसमें हमने बढ़ोतरी की है। जिनको ये जब तक वो बीमारी होती है उनको 2,000 रुपया महीना ये अलग से भी उसमें मिलेगा। श्रमिकों के लिए 4 बड़े नगर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और यमुनानगर, एचएसवीपी के जिम्मे हमने, एचएसआईडीसी के जिम्मे हमने लगाया है। वो इन सब स्थानों पर जो आवासीय मकान हैं, अस्थायी जिनको रहना होता है, उनके लिए पहले चरण में, मैं पहला चरण कह रहा हूं, आगे और बढ़ाएंगे, पहले चरण में इन चारों शहरों में 500 फ्लैट यानी कुल 2,000 फ्लैट इस वर्ष में तैयार कर दिए जाएंगे। जो ऐसे जो अस्थायी कर्मचारी जो कई बार जो कभी कभी कहीं नौकरी करते बाहर चले जाते हैं, जिनको किराए के लिए आवश्यकता होती जगह की, उनको ये 2,000 जो फ्लैट हैं इनका निर्माण किया जाएगा।